श्रृंखला में आगे है कि हमने एडमिशन भी ले लिए, हमारा सारा वातावरण अच्छा हो गया, सब कुछ हमने अच्छे से किया, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका हमारे डॉक्यूमेंटेशन की होती है। किसी भी विद्यालय या किसी भी संस्थान में यदि डॉक्यूमेंटेशन सही ढंग से किया गया है तो वो संस्था हमेशा के लिए उन रिकॉर्डों के आधार पर जीवित रहती है। और यदि डॉक्यूमेंटेशन में कमी आ गई तो संस्था को चलाने में, आगे उन्नत करने में बहुत व्यवधान आते हैं। सरकारी नियमों के तहत हमें सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेने चाहिए, नहीं तो हमारा जो विद्यालय है, विद्यालयों में जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो रिकॉर्ड लॉन्ग लाइफ होते हैं। बच्चा कभी भी विद्यालय में आता है और कभी भी हमसे अपने रिकॉर्ड की मांग करता है तो उस समय हमारे पास वो रिकॉर्ड होने चाहिए। तो रिकॉर्ड का रख रखाव कैसा हो, किस तरह से हम उसको मैनेज करें और किन किन डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा विचारणा करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि यदि किसी भी गुरुकुल को हमें स्टार्ट करना होता है, हम यदि अपने संस्था को ही लेते हैं, यदि हमें किसी गुरुकुल को स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम पूज्य श्री की आज्ञा लेते हैं। जब हमें आज्ञा मिल जाती है तो आज्ञा के बाद हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम आपस में बैठकर चर्चा करके उसे कैसे आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमें समिति का गठन करना होता है। समिति का गठन करने के लिए हमें एक मिनट्स बुक बनानी पड़ती है कि इस तारीख को पूज्य श्री की हमें आज्ञा मिली और आज्ञा मिलने के बाद में हमें अब इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किस तरह से हमें कार्य करना है, इसके लिए हम भूमिका बनाते हैं। तो सबसे पहले यदि हमें कोई गुरुकुल खोलना है, ये सारी चीजें हमारे गुरुकुलों में हो चुकी हैं, अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आगे नए गुरुकुल खुलते जाएंगे। बापू जी की संकल्पना आगे बढ़ाने की है, तो ये चीजें सभी के बात ध्यान में रहें। इस उद्देश्य से इस बात को हम रखने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कोई भी गुरुकुल खोलते हैं तो उसके पहले सबसे पहले हमारा कार्य ये होता है कि हम उसकी स्टार्टिंग को ढंग से शुरुआत करें। तो हम एक मिनट बुक बनाते हैं, उसमें हम चिंतन करते हैं कि अब इस संस्थान को चलाने के लिए हमारे पास सदस्य कौन कौन होंगे, हमारे समिति सदस्य कौन होंगे। यदि हम ट्रस्ट के तहत कार्य करते हैं तो हमारा ट्रस्ट में ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन होंगे, इसकी ट्रस्ट डीड क्या होगी, समिति है तो समिति के मेंबर कौन होंगे और समिति की रूपरेखा क्या होगी, समिति के उद्देश्य क्या होंगे, किन उद्देश्यों को लेकर के हम संस्थान को खड़ा करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा फिर ट्रस्ट डीड जब बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। समिति है तो समिति का भी रजिस्ट्रेशन होगा और ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का भी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर हम उसके तहत अपने कार्यों को करने का प्रारंभ करते हैं चर्चा विचारणा करके। जब गठन हो गया समिति का, ट्रस्ट बन गया, हमारा समिति बन गई, तो सबसे पहला काम होता है भूमि का। यदि भूमि नहीं है, भवन नहीं है, तो हम विद्यालय को खड़ा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें अपने भूमि स्वामित्व के दस्तावेज तैयार कराने होते हैं। वो जमीन यदि खसरे की है तो खसरा, और खसरा है तो उसका नक्शा, और जमीन के लीज पर है तो उसके दस्तावेज। तो हमारी जमीन जिस तरह की है उस तरह से हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरी सरकारी गतिविधियों से गुजरने के बाद ही हम फाइनल कर सकते हैं। यदि हमारी भूमि में रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है, खसरा नक्शा हमारा ओके नहीं है, तो हमारी वो भूमि वैलिड नहीं होगी, हम उस पर भवन नहीं बना सकते। हर कार्य को करने के लिए हमें मूलतः सूक्ष्मता से हर कार्य सरकारी तरह से पूरा करना आवश्यक है, नहीं तो आगे जाके भविष्य में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हमारा नक्शा भी ओके है, जमीन का खसरा भी ओके है, हर चीज ओके है, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है भूमि का, भूमि हमारी ट्रस्ट के नाम है या संस्था में जिस भी आधार पर, भूमि भी हमारी जिस नाम से गुरुकुल होना चाहिए उस ट्रस्ट के नाम से ही भूमि हो, या फिर लीज पर ली है तो उस ट्रस्ट ने ही लीज पर ली है, इस तरह की भूमि होनी चाहिए।
भूमि के दस्तावेज गुरुकुल के नाम से परफेक्ट होने चाहिए। यदि हम उसको किराए पर ले रहे हैं तो किराए के कागज पूरे होने चाहिए। जब तक कागज नहीं पूरे होते तब तक आप कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारी भूमि के कागज पूरी हो गए तो हमें फिर क्या करना होगा? भवन निर्माण की प्रक्रिया की तरफ चलना होगा। भवन निर्माण करने के लिए हमें किसी इंजीनियर से उसकी इंजीनियर से स्वीकृति लेकर के एक विशेष सुंदर ढंग से अपने आधुनिक संसाधनों का ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हमें नक्शा तैयार करना है। और नक्शा भी किससे तैयार करना है? इंजीनियर से, और उसके साइन के आधार पर नगर पालिका से फिर इस नक्शे को पास भी करवाना पड़ता है। नक्शा हमारा हो गया। नक्शे के बाद में फिर पानी, फायर सेफ्टी, और हमारा जो भवन है वो हमारा भवन बिल्कुल परफेक्ट ढंग से बना हुआ है, इसका भी प्रमाण पत्र हमें नगर पालिका देती है। वो प्रमाण पत्र भी हमारे पास होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ नगर निगम की एनओसी कि हमने बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी है। और दूसरा जो नक्शा है, नक्शा भी जो बनकर तैयार हुआ है उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसकी भी नगर निगम की एनओसी हमारे पास होनी चाहिए। साथ साथ में टाउन एंड कंट्री प्लान से भी हमें एनओसी लेनी चाहिए। यदि हमारे एरिया में टाउन एंड कंट्री प्लान लगता है तो वहां से भी हमारे पास एनओसी होना आवश्यक है। तो ये हो गए हमारे भवन निर्माण तक की प्रक्रिया के डॉक्यूमेंटेशन। कम से कम जो थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और काल परिस्थिति और उस स्थानिक स्थान को देखते हुए कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। कोई नजूल की भूमि होती है तो वहां नजूल के कागज लगते हैं। इस तरह से हमारी प्रथम भूमिका में भवन निर्माण तक के ये मुख्य मैंने डॉक्यूमेंटेशन की बात करी है। इसके अलावा जब हमें हमारा भवन और भूमि तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एफिलिएशन लेने के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए। किसी भी संस्थान को जब शिक्षण की मान्यता, स्कूल को मान्यता लेनी होती है तो सर्वप्रथम सीबीएसई में सीधे नहीं जाया जाता, सबको पता है इन चीजों का, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को रख रही हूँ। स्टेट गवर्नमेंट से हमें प्रथम परमिशन लेनी होती है। वहां पर जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं भूमि के और इसके, ये सारी ट्रस्ट के हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और आपकी क्या कहते हैं कि अकाउंट की लगती है, ये इसको बैलेंस शीट, आय व्यय का विवरण जो होता है वो पूरा उसमें लगता है। ये सब चीजें लगा करके, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उस समय स्टेट गवर्नमेंट हमसे रिक्वायर मांगती है हमें दे करके एफिलिएशन के लिए हमें फाइल लगानी होती है। और जब हमें एफिलिएशन मिल जाती है तो उसके बाद फिर हमें अपनी प्रवेश प्रक्रिया पर ध्यान देना होता है। चश्मा देखना कहाँ है? प्रवेश प्रक्रिया पर ध्यान देना होता है। तो एफिलिएशन के लिए भी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें भी वहाँ का फॉर्म वगैरह जो भी अब उस समय की आज की स्थिति के आधार पर जब लेने जाएंगे तो जो भी हमारे, अब तो ऑनलाइन सारा कुछ हो गया है, उस आधार पर उन सब डॉक्यूमेंट्स का हम वहाँ पर लगा करके उस फाइल को हम आगे बढ़ाते हैं। फिर जब हमें एडमिशन प्रवेश मान्यता मिल जाती है तो हम प्रवेश की तरफ, प्रक्रिया की तरफ चलते हैं। हमारे सभी गुरुकुल बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं और इसके डॉक्यूमेंट्स भी सबने अच्छे से बना के रखे ही होंगे, क्योंकि इसकी फाइलिंग भी अच्छे से करनी पड़ती है कि हमारा बच्चों का जो प्रवेश फॉर्म है, प्रवेश फॉर्म और उसके साथ जो बच्चे की टीसी आती है, वो टीसी हमारा महत्वपूर्ण एक रिकॉर्ड होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि प्रवेश फॉर्म में जो भी दिए गए हैं, बच्चे का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका कहाँ का है, उसकी जन्म तिथि क्या है, जो भी चीजें हैं सब आप लोगों को पता है और आप लोग इस पर कार्य भी करते हैं। तो फॉर्म भर जाता है। फॉर्म भरने के बाद में हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में यदि बच्चा पास हो जाता है तो उसकी फीस लेकर के फिर हम उसको सारी चीजें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, और फीस लेने से पहले हम उसको नियमावली जो गुरुकुल के वो पूरी पढ़ाते हैं कि आप पहले गुरुकुल की पूरी नियमावली पढ़ लीजिए,
यदि आपको ये नियमावली मंजूर है तो आप अपने बच्चे की फीस अकाउंट में जमा कर दीजिए। फीस जमा होने के बाद में जो बाकी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसका भी नियमावली के साथ साथ में उन्हें हम सबमिट करने के लिए उन्हें कहते हैं, जैसे बच्चे का फोटो है, आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मेडिकल रिपोर्ट है, टीसी है, मार्कशीट है। ये सब चीजें अति आवश्यक हैं, इसके बिना बच्चे का रिकॉर्ड पूरा होता नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें बच्चों से लेने हैं, पेरेंट्स से लेने हैं बच्चे के। इसके अलावा यदि कोई पेरेंट्स हमें एट प्रेजेंट इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है तो 10 दिन का समय दे करके हम उन्हें ये अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए अवश्य कहें, नहीं तो हमारा रिकॉर्ड अधूरा रह जाता है और साल भर बच्चा सफर करता है और ऑफिस भी सफर करता है। तो प्रयास ये करना है कि 10 दिन के अंदर अंदर हमने सूचना देकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लें। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फिर इसके रख रखाव की चीजें आती हैं कि बच्चे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो उसके एक पर्सनल फाइल बन जाए। उस पर्सनल फाइल के अंदर ये सब चीजें लगी होनी चाहिए। कई संस्थानों में टीसी की फाइल अलग बनती है और बाकी बच्चे के रिजल्ट की, बच्चे के टीसी की, बच्चे के फॉर्म की और बाकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल अलग बनती है। कई एक साथ भी लगा देते हैं। जैसे भी रखें, लेकिन इतना व्यवस्थित रखें कि जब तक हमारी संस्था है तब तक उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स सदैव सुरक्षित रहने चाहिए, बिना किसी डैमेज के। 20 साल के बाद भी कभी विद्यार्थी आता है कि इस संडे मैंने आपके विद्यालय से ये क्लास पास की थी, मेरा उस समय का ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, तो कृपया डुप्लीकेट देने की कृपा करें। तो उस समय हमें ये रिकॉर्ड ही हमारे काम आएगा और हम उन्हें दे पाएंगे। जब टीसी हमारे पास आती है तो टीसी जब आएगी तो हमारा काम है कि उसे स्कॉलर रजिस्टर में चढ़ाना, क्योंकि स्कॉलर रजिस्टर और टीसी दोनों इतने महत्वपूर्ण हमारे रिकॉर्ड हैं कि जो बच्चे के जीवन को हर दृष्टि से समय समय पर जहां उसको आवश्यकता लगती है वो रिकॉर्ड उसके काम आता है। उसमें गलती कहीं भी हो जाती है तो बच्चे को आगे जाकर किसी जगह एडमिशन में या सर्विस में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे के नाम की स्पेलिंग, उसकी जात, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें जो महत्वपूर्ण है वो एक जैसी ही होनी चाहिए। उसके पिताजी का नाम, कहीं स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। जो भी हमारे पास टीसी आई है उस टीसी को बड़ी सूक्ष्मता से हम देखें और देखने के बाद में फिर हम उसका स्कॉलर रजिस्टर में, कहीं स्कॉलर रजिस्टर कहते हैं, कहीं जीआर रजिस्टर कहते हैं, जहाँ जो भी स्टेट वाइज बात को कहते हो, वहां बड़ी सूक्ष्मता से चढ़ाना है। ऐसा भी किया जा सकता है कि यदि लगता है कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो स्कॉलर रजिस्टर को पहले पेंसिल से ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क लिख लें और लिखने के बाद में टीसी के सहित अपने प्राचार्य से उसको प्रॉपर चेक करवा लें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। चेक होने के बाद ही उसे फाइनल करें ताकि वो रिकॉर्ड बिना काट छाट के, बिना व्हाइटनर के स्वच्छ, सुंदर, स्पष्ट शब्दों में बना रहे। क्योंकि उसमें कटिंग होने का मतलब है कि आपसे कहीं गलती हुई है और वो गलती कई बार हमें बहुत बड़ी परेशानी का कारण हमारे लिए बन जाती है। मान लो बाई चांस कहीं कुछ कटिंग हो गई है या कुछ गलती हुई है, कभी कभार हो भी जाती, पर तो होनी नहीं चाहिए, यदि हो भी जाती है तो वहां पर व्हाइटनर ना लगा करके वो गलती दिखे ऐसा उसको रेड पेन से हल्की सी लाइन लगा करके जिससे वो गलती हुई है उस पर वो अपने हस्ताक्षर कर दे, ताकि भविष्य में किसी को पता रहे, सभी को पता रहे कि ये रिकॉर्ड बना था, बाई चांस इसमें मिस्टेक हुई थी तो इस पर ये करेक्शन किया गया था, डेट सहित उस व्यक्ति के वहां साइन होने कंपलसरी है। हमारा इसमें कुछ भी गलती रह जाती है तो इसकी सुधार प्रक्रिया फिर बहुत लंबी होती है। अभी कुछ समय पहले का ये हर स्कूल में ऐसा होता ही है। मान लो किसी बच्चे के फादर की स्पेलिंग में मिस्टेक आ गई या किसी बच्चे की सरनेम में मिस्टेक आ गई, वी की जगह डब्ल्यू हो गया, ई की जगह आई हो गया, ऐसी कई चीजें जो है हमारे सामने आती हैं। उस समय हमें काफी सफर करना पड़ता है। पिछला स्कूल हम कहते हैं कि हमारे पास ये रिकॉर्ड आया तो हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं।
आवाज आ रही है? बोलिए हरिओम, आवाज आ रही है? हरिओम, आवाज आ रही है? हरिओम, आवाज आ रही है दीदी, आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। यदि कहीं गलती रह जाती है, पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि हमारी स्पेलिंग ये है, आपने हमारी टीसी में ये चढ़ा करके दी है, और पिछला स्कूल जो है वो गलत दे चुका होता है, तो उस समय हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इसका समाधान क्या किया जाए? या तो बच्चा उस टीसी को पिछले स्कूल से करेक्शन करवा के लाए, यदि करेक्शन करा के नहीं लाता है, या वो स्कूल इस समय अस्तित्व में नहीं है, या कहीं जो भी समस्या है, यदि वो पिछला स्कूल करेक्शन करके नहीं देता है, तो उसका सुधार का दूसरा रास्ता ये है कि उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स एफिडेविट बनवा करके लाएं कि मेरा नाम, मेरे बच्चे का नाम, या जिसमें जो भी गलती है, डेट ऑफ बर्थ में भी कई बार मिस्टेक आ जाती है, तो एफिडेविट बनवा करके लाए, और एफिडेविट के आधार पर फिर हम उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके सिवा हम उसमें सुधार कर सकते नहीं है। और जब तक बच्चे की टीसी नहीं आती है, तब तक हम बच्चे को परमानेंट स्टूडेंट अपने स्कूल का नहीं दिखा सकते। हम उसको टेम्परेरी एडमिशन दिखाकर पेंसिल से उसका नाम क्लास में चला सकते हैं, लेकिन उसे फाइनल नहीं कर सकते जब तक उसका नाम स्कॉलर रजिस्टर पर नहीं चढ़ जाता। जब स्कॉलर रजिस्टर पर नाम चढ़ जाता है, उसके बाद ही हम उसे अपने यहाँ का परमानेंट स्टूडेंट मानते हैं। अब टीचर तक कैसे पहुंचे बच्चे का नाम, इसकी जो प्रक्रिया है, उसके तहत जब बच्चे का एडमिशन फाइनल हो जाता है, बच्चे की टीसी आ जाती है, तो क्लर्क ऑफिस से उन्हें पूरा विवरण दिया जाए, बच्चे का नाम, उसका एड्रेस, फोन नंबर, जाति प्रमाण पत्र, उसके आजकल तो डाइस भी, उसके आधार आईडी आने लग गई है बच्चों की, तो आधार आईडी, उसका आधार आईडी के साथ में उसका आधार कार्ड, जाति, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दिए गए हैं हमें, जो भी उसकी पूरी जानकारी है, वो पूरी जानकारी क्लास शिक्षक तक पहुंचनी चाहिए, और उसके वर्ग रजिस्टर में, उसके क्लास अटेंडेंस रजिस्टर में वो सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे कभी भी आवश्यकता हो तो वो उस रिकॉर्ड को वही से ही देख ले, ऑफिस में आकर ऑफिस वालों को बार बार डिस्टर्ब करने की आवश्यकता ना पड़े। बच्चे का पूरा नाम, पिताजी का पूरा नाम, माताजी का नाम, स्कॉलर नंबर, जाति, जन्म तारीख, आधार आईडी और आधार का फोन नंबर, हर चीज हमें विद्यार्थी की शिक्षक तक पहुंचा देनी है। और अब इसके बाद हम आते हैं विद्यार्थी के उपस्थिति रजिस्टर पर, अटेंडेंस रजिस्टर क्लास टीचर के पास जो होता है, उसमें भी कई बार कई त्रुटियां देखने को मिलती हैं कि टीचर क्या करते हैं, बच्चे का नाम लिख दिया, उसके आगे प्रेजेंट अब बिंदी लगा दी, फाइनल नहीं किया, बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं। जब रजिस्टर आपके हाथ में आता है, अब वो मार्च की 31 तारीख को आए या अप्रैल की 1 तारीख को आपके पास आता है, तो सर्वप्रथम आपका कार्य है कि पिछले क्लास से जो बच्चे आपको ऑफिस से मिले हैं, जिनके टीसी जाने के बाद कि ये बच्चे हमारे रेगुलर विद्यार्थी हैं और जो नए एडमिशन हुए हैं, वो इसका रिकॉर्ड कार्यालय से हर क्लास टीचर तक पहुंचना होता है। इसमें बच्चे का जो चीजें मैंने अभी बताई, वो सारी चीजें फिर से रिन्यू करके क्लास टीचर तक पहुंचाई जाए कार्यालय द्वारा, और वो जो भी चीजें आई हैं, जो भी डिटेल्स मिली है वर्ग शिक्षक को, क्लास टीचर को, वो पूरी साफ सुथरे ढंग से फिर से उसकी अगली क्लास में के रजिस्टर में पूरी एंट्री करे, विदाउट एनी व्हाइटनर यूज। क्योंकि यदि व्हाइटनर का उपयोग होता है तो आप कहीं ना कहीं फ्रॉड है, ऐसा माना जाता है। अहमदाबाद गुरुकुल में जब बच्चों की घटना घटी थी, उस घटना के तहत क्लास टीचर का कोई रोल नहीं था, उसके क्लास टीचर के अटेंडेंस लिस्ट में व्हाइटनर लगा था, इस कारण उसे कोर्ट में पेश होना पड़ा था। तो ये सावधानियां हमें बहुत जरूरी है रखनी, नहीं तो कहीं ना कहीं हम गलतियों के कैटेगरी में आ जाते हैं, और फिर उनके समाधान के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत हमें चलना पड़ता है। उसके बाद वो जब लिस्ट आ जाती है तो टीचर हर चीज बच्चे के साथ ढंग से चलाए, और पूरे महीने में संडे कब कब आ रहे हैं, कितने वर्किंग डे होंगे, और प्लस
कोई छुट्टी विशेष आने वाली है तो उसकी चर्चा भी प्राचार्य कक्ष में बैठ करके इंचार्जेस और ऑफिस असिस्टेंट के द्वारा हो जाए और वो पूरा एक ब्यौरा बन के एक जो उसका डॉक्यूमेंट्स बने कि ये इतने दिन वर्किंग होंगे, इस संडे की छुट्टी है, ये इसकी छुट्टी है, और जो भी पूरी डिटेल्स है वो स्टाफ तक पहुंचे ताकि स्टाफ को अपना रजिस्टर फिलअप करने में कहीं कोई तकलीफ ना हो। यदि उस समय एक दिन की लापरवाही हुई तो पूरे महीने में फिर कहीं ना कहीं कोई गलती सामने अवश्य आएगी। तो गलतियों से बचने के लिए पूर्व में हम जब उसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं तो हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। मान लीजिए किसी बच्चे ने एप्लीकेशन दी छुट्टी की तो आपने उसकी लीव लगा दी, और मान लीजिए किसी बच्चे ने हमें छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं दी है तो हम उसके क्या लगाते हैं, अब्सेंट लगा देते हैं। अब्सेंट लगाए तो बच्चा किस कारण से अब्सेंट हुआ इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी। हमारा पहला दायित्व है, क्लास टीचर का ये दायित्व है कि उसके क्लास में जितने बच्चे हैं वो रेगुलर उपस्थित होने चाहिए, और किसी कारण से बच्चा नहीं आ रहा है तो बच्चा उसके घर में ऑफिशियल तरीके से बात करके फोन लगाए कि बच्चा आपका आज स्कूल क्यों नहीं आया। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा घर से तो निकलता है और रास्ते में ही गायब हो जाता है और स्कूल नहीं पहुंचता। तो ऐसी स्थिति में जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो भी ये समझते हैं कि स्कूल कितना अलर्ट है हमारे बच्चों को लेकर के, और बच्चा हमारा जरा भी मिस होता है तो इससे स्कूल चलाता नहीं है। तो माता पिता भी उस बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं और बच्चा भी समझ जाता है कि मैंने गलती की तो हमारा माता पिता और हमारे शिक्षक से मैं बाहर नहीं हो सकता हूँ। इसके साथ साथ जब महीने का अंत होता है तो उस दिन हमारे पूरे महीने के वर्किंग दिन कितने थे, कौन सा बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा, उसका ब्यौरा, और नीचे टोटल प्रतिशत की मेरे क्लास की टोटल प्रतिशत उपस्थिति कितनी रही इस माह, तो वो भी हमें निकालना होता है। इसके बाद ये आपका, और ये जो पूरा विवरण बच्चे का है गुरुकुल का सॉफ्टवेयर बना हुआ है। मैं सभी विद्यालयों से के मुख्य लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बापूजी की आज्ञा से जो सॉफ्टवेयर बना है बहुत ही उपयोगी है। इसके अंदर बहुत सोच समझ के पूरा डाटा एंट्री किया गया है और हर गुरुकुल में चाहूंगी कि इसका उपयोग करें। विद्यार्थी की पूरी जानकारी यदि आप एक बार उसमें डाल देते हैं तो ये जानकारी उसके वर्षों वर्ष तक उसमें रहती है। फिर आपको एलमोनी विद्यार्थी चाहिए, पुराने विद्यार्थियों को कोई रिकॉर्ड चाहिए तो आपको फाइलें नहीं पलटनी पड़ती। आपने सर्च में डाला कि इस सन का मुझे ये बच्चा चाहिए तो पूरा डाटा आपके पास आ जाता है। यदि आपको जाति प्रमाण पत्र जाति के आधार पर बच्चों की लिस्ट चाहिए क्योंकि आपने सब चीज उसमें एंट्री कर रखी है तो जाति के आधार पर बच्चों के नाम आ जाते हैं। यदि आपने क्लास वाइज आपको चाहिए तो क्लास वाइज आ जाते हैं। यदि आपको चाहिए कि मेरे ट्रांसपोर्ट में कितने बच्चे हैं तो क्लास वाइज ट्रांसपोर्ट के बच्चों की लिस्ट उसमें से निकल के आ जाएगी। आप ऐसे यदि आप हॉस्टल आपका है तो हॉस्टल में आपके कितने बच्चे हैं उसकी लिस्ट निकल के आ जाएगी। तो हमारे लिए बहुत ही आसान और सुविधाजनक है। एक बार डाटा एंट्री हो जाती है तो हमें बच्चे का पूरा रिकॉर्ड उसमें से मिल जाता है। इसके साथ साथ ये बच्चे का रिकॉर्ड ही नहीं, ये हमारी एफिलिएशन जो मैंने इसके पहले आपको बताया कि ट्रस्ट का रिकॉर्ड भी उसमें जाता है कि आपका गुरुकुल किस ट्रस्ट में आता है, आपका किस एरिया में आता है, पूरे हर चीज का उसमें दिया गया है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि सभी सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, उसमें पूरी डाटा एंट्री करें। बड़ा इजी और सुगम है, आप उसको करेंगे तो आपको उसका बहुत लाभ होगा। इसके ये हमारा हो गया। अच्छा, जो विद्यार्थी के पर्सनल फाइल बनेगी जिसमें आप विद्यार्थी का ये पूरा डाटा रखेंगे तो एक महीना जैसे अप्रैल का गया तो अप्रैल में जिस बच्चे ने जब जब छुट्टी ली उसकी जो जो एप्लीकेशन आई उसकी वो एप्लीकेशन 30 तारीख को कार्यालय में देकर विद्यार्थी की पर्सनल फाइल में लगाई जाए। कई बारी वो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है कि कोई घटना घटती है तो कह दिया जाता है कि गुरुकुल में बच्चा था या कोई बात कह दी जाती है। उस स्थिति में आपके पास उसकी एप्लीकेशन आई हुई है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि देखिए उस बच्चे की इस तारीख की एप्लीकेशन थी, उस आधार पर हमारा ये बच्चा स्कूल में उपस्थित नहीं था। कोई और भी घटना घट सकती है,
अब अब्सेंटिस बच्चा था, उसका अब्सेंट आया, आपने घर फोन किया, फोन करने के बाद पता चला कि बच्चा तो स्कूल से निकल गया। यहाँ बच्चों पर रास्ते में कोई घटना घटती है, पेरेंट्स तो ये कहेगा कि बच्चा तो स्कूल गया था, और हम कहेंगे बच्चा स्कूल नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में जब आपने पेरेंट्स को फोन किया होता है तो उसका भी आप रिकॉर्ड रखिए कि इस तारीख को इस तरह की ये बात हुई थी, ये बच्चा स्कूल में उपस्थित नहीं था। यदि कोई घटना बाहर घटी है तो आप प्रमाणित रूप से उस समस्या से बच सकते हैं। तो इन सब चीजों का हमें बहुत सावधानी से ध्यान रखना है। और जब कोई बच्चा टीसी लेने हमारे पास आता है, बच्चा स्कूल से जा रहा है, हमें उसकी टीसी बनानी है, तो टीसी बनाते समय भी हमें पूरी उसकी इंफॉर्मेशन को, जब टीसी आई थी उसके बाद के पूरे वर्षों का जो भी उसका रिकॉर्ड हम उसमें डालते हैं, तो बड़ा सूक्ष्मता से देख करके सोच समझ के टीसी बनानी हमारा पहला दायित्व है। और टीसी बनाने के बाद प्राचार्य, क्लर्क भी देखें, और उसके साथ में दूसरे सहयोगी है उनसे भी एक बार चेक करा ले, और लास्ट में प्राचार्य से चेक करा करके पूर्ण ढंग से उसको सही ही बनाए। टीसी बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कोई गलती होगी तो चलेगा, वो बच्चे का कैरियर और लाइफ है। इसके बाद ये हो गया हमारा विद्यार्थियों का रिकॉर्ड। अब हम चलते हैं शिक्षक के रिकॉर्ड की तरफ, कि जब कोई शिक्षक हमारे विद्यालय में सर्विस के लिए आता है और वो हमें अपना एप्लीकेशन देता है, आजकल सभी कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि यदि टीचर जो एप्लीकेशन देता है हम ये चाहें कि वो उसके हैंड रिटन हो, उसकी हैंड रिटन एप्लीकेशन जब हमारे पास आती है तो फर्स्ट दृष्टि में ही हम ये जान जाते हैं, प्रथम दृष्टि में ही, कि उसकी राइटिंग कैसी है। राइटिंग से हम उसको काफी कुछ समझ लेते हैं कि राइटिंग के आधार पर इसका व्यक्तित्व कैसा होगा और ये कितना एक्टिव होगा। उसके बाद तो इंटरव्यू होता ही होता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो है उसकी राइटिंग से हमें पता चल जाता है। शिक्षक का हस्ताक्षर वाला फॉर्म हो और उस एप्लीकेशन हो, और जब शिक्षक एप्लीकेशन लेकर के आता है तो उस समय हम उसको कोशिश ऐसी करें कि उसका इंटरव्यू कोई एक सिंगल व्यक्ति ना ले। आया, हमने बात करी, हमें अच्छा लगा, हमने रख लिया, नहीं। होना ये चाहिए कि शिक्षक का इंटरव्यू पैनल के तहत हो, और ऐसा भी प्रयास करें कि जब मान लो सेशन शुरू होने वाला है, तो सेशन शुरू होने वाला है, हमें पता है कि हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट लगने वाली है, तो हम टीचर्स की एप्लीकेशन लें और उनको कॉल करके उसका भी विवरण रखें कि कौन सा शिक्षक कब आया था, उसने कब एप्लीकेशन दी थी, और हमने इंटरव्यू डेट कौन सी रखी, और उस डेट को, किस डेट को हमने उनको बुलाने के लिए कॉल किया, इसका भी पूरा विवरण हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड हो तो एक हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और फिर जब हमने उसको कॉल किया, इंटरव्यू भी हम 5-7 शिक्षक का एक साथ ले, तो उससे हमारा पैनल जो आएगा वो एक ही बार आएगा। और जब पैनल आएगा उस समय वो साइंस के टीचर्स हम रख रहे हैं तो साइंस के 1-2 शिक्षक हों, मैथ का रख रहे हैं तो मैथ के हों, हम लैंग्वेज का इंटरव्यू रख रहे हैं तो लैंग्वेज के हों। इस तरह से जैसा हमने जैसे जैसे इंटरव्यू में शिक्षक बुलाए हैं उस तरह का हम अपना पैनल तैयार करें। और पैनल भी ऐसा होना चाहिए कि जो अपने विषय का पारंगत हो, उसकी सूक्ष्म दृष्टि हो, अनुभवी हो। पुराने जो शिक्षक होते हैं, वर्षों पुराने, वो अपने सब्जेक्ट में बहुत परफेक्ट होते हैं। ऐसे शिक्षकों को आमंत्रित करके हम एक पैनल बनाएं, और उस पैनल के तहत जब हम उसका इंटरव्यू लेते हैं तो हमें पता चलता है कई लोगों की दृष्टियों से गुजरता है, तो परफेक्ट शिक्षक हम ले पाते हैं। जहां पर ऐसा नहीं है, किस तरह से लेते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग है, लेकिन परफेक्ट सिस्टम तो यही है कि पैनल के तहत उसका इंटरव्यू हो, और इंटरव्यू में भी उसके साथ उसके सब्जेक्टिवली, उसके बिहेवियर, उसके हमारा आध्यात्मिक विद्यालय है हमारा, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हर चीज से उसके साथ चर्चा हो। चर्चा विचारणा के बाद हम उस पर अलग से फिर हमारा पैनल उसके जाने के बाद विचार करे और फिर निर्णय ले कि हमें किस शिक्षक को लेना है, किस शिक्षक में क्या क्या चीजें
हमें देखने को मिली। तो इसका एक फॉर्म बना लें पूरा कि ये भी शिक्षक है, ये शिक्षक की क्वालिफिकेशन ये है, इस क्वालिफिकेशन के तहत उसका इंटरव्यू लिया गया, उसके इंटरव्यू में जो जो पैनल में बैठे हैं उन्होंने क्या क्या मार्किंग करी उनके लिए, कितने मार्क्स उनको दिए, उस आधार पर कॉमन निर्णय लेकर के यदि हम टीचर का इंटरव्यू लेते हैं तो हमें सही टीचर मिल पाता है। अभी कुछ समय से लॉकडाउन के कारण या कुछ परिस्थितियां ऐसी होने के कारण शिक्षक अपने गुरुओं को नहीं मिल पाते, तो जब भी कोई आते हो तो हम ले लेते हैं, तो उसमें हम कई बारी गलत भी निर्णय कर बैठते हैं, जिसके कारण हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सब हर बार तो नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा हो जाता है कि हमें तकलीफ दे जाते हैं। तो कोशिश हमारी हो कि पैनल के तहत हम शिक्षक का चयन करें, और जब शिक्षक का हम चयन करें तो इसमें एक चीज भी है कि चयन करने से पहले यदि हमारी कमेटी या मैनेजमेंट प्रिंसिपल सब मिल करके एक ये निर्णय कर लें कि हम टीचर को सैलरी क्या देंगे, हमारी कैटेगरी सैलरी की क्या होंगी, प्राथमिक विभाग की हमारी सैलरी हम क्या निर्णय लेते हैं। यदि मान लो सब गुरुकुल का एरिया वाइज अलग अलग है, यदि हमने मान लिया कि हमने 5,000 छोटी प्राइमरी को देना है, उसके आगे मिडिल को कितना देना है, आप हर व्यवस्था अपने हिसाब से क्या कर रही है वो देखना पड़ेगा। तो महंगाई को देखते हुए जैसे भी छिंदवाड़ा गुरुकुल ने तो ऐसा निर्णय लिया है कि प्राइमरी विभाग को 7,000 से स्टार्ट करते हैं और माध्यमिक को आगे 10 से करते हैं, फिर हायर सेकेंडरी 12,000 से। इस तरह से हमने उसका रेगुलेशन किया हुआ है। ऐसे यदि आप लोग भी कर लें तो इंटरव्यू के बाद उसको सैलरी बताने में भी आपको इजी रहेगा। ऑफिशियल स्टाफ है, जैसे हम उसको 7 से स्टार्ट करते हैं, पीएन है तो उनके अलग कैटेगरीज हैं, अदर लेबर्स है तो उनके अलग कैटेगरीज हैं। तो ऐसे यदि आप लोग पहले से प्लान कर लेंगे तो आपको टीचर्स को सैलरी के विषय में बातचीत करने में भी आसानी रहेगी। और टीचर कैसा उस पर भी डिपेंड करता है। आपने कैटेगरीज तो की, लेकिन बीच में 1,000-2,000 का बीच में गैप रखने से ये होता है कि 7 का टीचर है, यदि बहुत अच्छा तो वो 7.5 भी दे देते हैं, 6.5 भी दे देते हैं, 6 भी देते हैं, ऐसा नहीं है। टीचर कैसा है उस पर निर्भर करता है कि हम उसका वेतन किस आधार पर निर्णय ले रहे हैं। यदि पैनल में होता है तो सबकी चर्चा से होता है तो सही निर्णय आ जाता है। इसके बाद जब हमने उसका चुनाव शिक्षक का कर लिया सब्जेक्ट वाइज, तो ऐसा भी होता है कई बारी पैनल के सामने उसके सब्जेक्ट का डेमो भी हो जाता है कि शिक्षक पढ़ाने में कैसा, उसके विषय डिलीवरी कैसी है, क्लास कंट्रोल कैसा है, वो हमें सामने पढ़ा रहा है तो सब्जेक्ट में उसको कितना एक आत्मविश्वास है। पैनल में जो उसके सब्जेक्ट का शिक्षक बैठे होते हैं तो उसको टॉपिक दीजिए, टॉपिक का पढ़ा के दिखाइए, यदि वो सही है तो आप समझ जाते हैं। फिर भी फाइनल करने के बाद भी आप उसे एक बार ये कह सकते हैं कि 15 दिन आप हमारे पास काम करेंगे, हम आपका क्लास कंट्रोल भी देखेंगे, बच्चों के साथ का आपका कम्युनिकेशन भी देखेंगे। यदि वो सही होगा तो आप कंटिन्यू है, नहीं है तो हम आपके विषय में चिंतन फिर से करेंगे। किसी चीजों को हम फाइनल कर लेते हैं तो फाइनल करने के बाद में हमारा कर्तव्य है कि उसके डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे हों। उसको क्लास में भेजने से पहले या उसको परमानेंट करने, उसको ज्वाइनिंग डेट देने से पहले हम एक बार उसके डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करें। जैसे डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है कि यदि शिक्षक को हमने लिया है तो उसका फॉर्म, हैंड एप्लीकेशन हमने पहले ले ली, और इंटरव्यू से पहले हमने उसका फॉर्म भी भरा लिया। फॉर्म भराने के बाद में हमने उसको फाइनल किया। इंटरव्यू के बाद में तो उसका आधार कार्ड है, उसका पैन कार्ड है, उसकी उसका अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर भी क्यों जरूरत है उस समय, क्योंकि ईपीएफ का नियम है कि यदि आपने पहले दिन से किसी को आपने अपने कार्य पर रखा है कर्मचारी को, तो पहले दिन से उसका आपको ईपीएफ काटना होता है। और कोशिश ये होती है अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि आप किसी को कैश पेमेंट नहीं करेंगे, आपको बैंकिंग से ही पेमेंट करनी होगी। इसीलिए भी अकाउंट नंबर जरूरी है, पैन कार्ड भी जरूरी है और आधार कार्ड भी जरूरी है, क्योंकि ईपीएफ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी लेना हमें आवश्यक है कि जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है वो स्वास्थ्य से किसी मरीज से रोगग्रस्त तो नहीं है, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो मेडिकल रिपोर्ट भी उसकी कंपलसरी है। आज की स्थितियों को देखते हुए गवर्नमेंट का भी ये रूल्स है कि पुलिस वेरिफिकेशन भी हर शिक्षक की होनी चाहिए। तो संभव हो
तो हमें इस कार्य को भी अवश्य पूरा करना है। इसके साथ साथ उस विद्या शिक्षक ने कहीं और कहीं पढ़ाया है तो उसका अनुभव प्रमाण हरिओम पत्र भी हमारे पास होना चाहिए। दीदी, ये जो वेरिफिकेशन वाला बोला वो प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे क्या? नीता बोल रही थी। अच्छा, वेरिफिकेशन वाला पुलिस वेरिफिकेशन, यदि कई जी। बार क्या होता है, जैसे अभी हमारे एक उदाहरण बना था गोविंद वाला, तो हम नहीं करते हैं यहाँ पर, लेकिन जब मैं अहमदाबाद में थी तो वहाँ गवर्नमेंट का ये नियम आया था कि आप हर शिक्षक का मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवाएंगे। तो पुलिस वेरिफिकेशन होने से ये पता चल जाता है कि उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कहीं कहीं किसी से कोई उसके तहत तो वो नहीं आया है, तो ये चीजें भी फिर सामने आ जाती हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन होने से हम सुरक्षित हो जाते हैं। काल परिस्थिति और वहां की स्थितियों को देखते हुए हमें निर्णय लेना है अपनी सुरक्षा के आधार पर। इसके बाद कहीं से वो आया है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी उसको उसमें लगाना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जब हमारे पास आ जाते हैं तो फिर विद्यालय की एक सर्विस बुक होती है, उसको सर्विस बुक भी पहले दिन ही अपडेट करनी होती है। सर्विस बुक में उसका नाम, उसका पूर्व का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें इसमें आ जाएं, और सर्विस बुक में उसकी सैलरी कितनी है, उसका पूर्व अनुभव कितना है, और इसमें नहीं है सर्विस बुक की फाइल नहीं है, लेकिन तो सर्विस बुक में उसका पूरा डिटेल आ जाता है। उसने क्या अपने बोर्ड का रिजल्ट दिया वो उसमें आ जाएगा, जो बोर्ड का शिक्षक है, या उसने कोई अच्छी एक्टिविटी करी है तो वो उसमें आ जाएगा। उसके अंदर जो जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे मैं आपको भी दिखाती हूँ पॉइंट्स, वो आप साथ में दिखाते जाओ डॉक्यूमेंट। सर्विस बुक में टीचर का नाम, उसके फादर का नाम, जाति, धर्म, शैक्षणिक, डेट ऑफ बर्थ, स्थायी पता, और प्रथम नियुक्ति डेट, नियमित तिथि, उसकी जब नियमित, जैसे मैंने अभी कहा कि 15 दिन तक, तो उसको हम कहते हैं कि आपको टेम्परेरी लेंगे, तो 15 दिन वो आया, हमने क्लास में पढ़ाकर उसको देखा सही रहा, तो हमने उसको नियमित कर लिया कि ये हमारा टीचर अब हमारे पास रहने योग्य है, अच्छा है, इसकी कार्यप्रणाली अच्छी है। तो फिर हम उसको बुलाकर कहेंगे कि हम आपसे संतुष्ट हैं, हम आपको परमानेंट करते हैं। तो उसकी परमानेंट वाली तिथि, उसकी हाइट, उसका वेट, यदि उसको कहीं पर कोई चिन्ह है, कोई उसके शरीर में कोई निशान है, तो उसका भी इसमें दिया गया है कि उसका भी राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में है, फेस पर है, बैक पर है, जहां पर भी है, तो उसका भी इसमें विवरण आ जाता है, और कर्मचारी के हस्ताक्षर। उसके बाद में फिर फिंगरप्रिंट, ताकि कहीं भी कुछ है तो उसकी फिंगरप्रिंट हमारे पास है। पहली बात तो भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन ये चीजें अति आवश्यक हैं। उसके बाद एक शपथ पत्र होता है कि मैंने इस संस्था में जो अपने इस दायित्व को संभाला है, तो मैं निष्ठा से इस कार्य को करूंगा या करूंगी, तो उसका ये एक शपथ पत्र होता है, और उसमें फिर उसके फैमिली का पूरा डिटेल नीचे आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉय डिटेल ऑफ द एम्प्लॉइज सर्विस, कि वो जैसे आया वो टीजीटी है कि पीटीसी पीआरटी है या पीजीटी है। उसके बाद में यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है उसको, या इसके बाद उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मूल वेतन कितना हम उसको दे रहे हैं, और उसका दूसरा अदर वेतन कितना है, टोटल वेतन कितना है, और कब उसकी पदोन्नति होगी, किस कारण से उसकी पदोन्नति हुई है, यदि हुई है तो, और उसमें फिर शिक्षक के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर, शिक्षक के और डायरेक्टर के हस्ताक्षर, ये सब चीजें उसमें आती हैं। इसके बाद है फिर उसकी इसमें छुट्टियों का रिकॉर्ड भी होता है कि किस दिन उसने छुट्टी ली, कब तक छुट्टी ली, पिछली उसकी छुट्टियां कितनी थी, कुल छुट्टियां अब उसकी कितनी है, कुल उसका अवकाश कितना है, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाती हैं। अब इसमें कुछ छुट्टियां, अब इस पर हम यदि आ ही गए हैं छुट्टियों पर, तो जब अटेंडेंस रजिस्टर टीचर का बनता है तो उसमें भी विद्यार्थी के अटेंडेंस रजिस्टर जैसा ही हमें कार्य करना होता है कि ये क्लर्क ऑफिस या ऑफिस असिस्टेंट की ड्यूटी होती है कि 31 लास्ट डेट, मंथ की लास्ट डे पर वो
मंथ के फर्स्ट डे का डाटा पूरा एंट्री करके रखे ताकि सुबह आने पर किसी भी शिक्षक को तकलीफ ना हो। तो उसमें हर विद्यार्थी टीचर्स का नाम होना तो वैसे चाहिए, बाकी हर सब लोग अपनी अपनी सुविधा से अलग भी करते हैं कि टीचर की जो अटेंडेंस रजिस्टर है टीचर का, उसमें टीचर का नाम सबसे पहले प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और उसके बाद जो सीनियर टीचर हैं, सीनियर का अर्थ एक तो होता है सब्जेक्ट वाइज सीनियर, क्लास वाइज सीनियर और एक होता है टाइम ड्यूरेशन वाइज सीनियर। कोई टीचर है हमारे पास 2004 से काम कर रहा है, कोई 2006 से है, कोई 12 से है, कोई 18 से है, कोई 20 से है, कोई 22 से, अलग अलग डेट के टीचर हमारे पास हैं। तो होना ये चाहिए कि जो हमारा सीनियर टीचर है उसका नाम ऊपर होना चाहिए और जो जूनियर टीचर है उसका नाम नीचे होना चाहिए। कई जगह अल्फाबेटली कर देते हैं तो जूनियर ऊपर हो जाता है और फिर सीनियर नीचे हो जाते हैं। तो हमेशा फिर उस टीचर की सीनियरिटी के आधार पर वो चीज, जब आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखते हैं तो आपका क्रम नहीं दिखता, गलत दिखता है फिर वो। तो जो जिन पहले टीचर है तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले है तो उसकी पहले आनी चाहिए और बाद में है तो उसकी बाद में ही आनी चाहिए। ये ही तरीका है। तो इसमें से आपको भी आसानी रहेगी कौन सा टीचर हमारा जूनियर है और कौन सा सीनियर है। तो उसके साथ में वो पीआरटी है या पीजीटी है या टीजीटी है, उसका भी हमारे रजिस्टर्स में पूरा कॉलम होता है, वो भी उसमें आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि संडे की छुट्टियां, जो दिन में संडे पड़ रहा है उस दिन में रेड लाइन पहले से ही ऑफिस में लग जानी चाहिए कि साइन करने वाला गलती ना करे कि वो गलती से किसी और छुट्टी वाले दिन पर उसमें साइन कर दे। कोई कॉमन छुट्टी आ रही है तो कॉमन छुट्टी में भी वहां पर ऑफिस में आज प्राचार्य के साथ बैठकर उस कॉमन छुट्टी को हमें देना है, तो उसकी भी 1 महीना पहले, समय से पहले उसकी छुट्टियों की वहां पर मार्किंग हो जानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि पहले नहीं पता होता है, अचानक आता है, गवर्नमेंट से गुजर जाता है या वैसे ही निर्णय किया जाता है इसकी छुट्टी हमें देनी है। तो फिर क्लर्क ऑफिस की जिम्मेदारी है कि अपना ऑफिस छोड़ने से पहले उस अटेंडेंस रजिस्टर में वो रेड लाइन करके ही वहां से छोड़े, ताकि अगले आने वाले दिन में छुट्टी के बाद वहां पर मिस्टेक ना हो कि छुट्टी वाले दिन में टीचर ने आकर के साइन कर दिया, क्योंकि व्हाइटनर लगाना अपराध है। तो सावधानी रखनी है हमें अपने कार्य को करने में कि कहीं पर भी हमारा व्हाइटनर ना लगे, ये हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। इसके बाद इस रजिस्टर में हम सीएल को लेते हैं, एलडब्ल्यूपी आती है, मेडिकल लीव आती है, कई चीजें आती हैं। प्राइवेट संस्थान लगभग मेडिकल लीव देती तो है लेकिन उसके खर्चे वगैरह नहीं देती। हाँ, वो अलग विषय की घटना स्कूल में ही घटी है, उस आधार पर मैनेजमेंट कंप्रोमाइज करता है अपने उसके सुख दुख के आधार पर। वो किस तरह से किस परिस्थिति में होता है वो निर्णय परिस्थिति अनुकूल लिया जाता है, उस पर कोई विशेष नियम नहीं बने हुए। प्राइवेट संस्थाओं में सरकार के नियम अलग हैं। और यदि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास शिक्षक कम होते हैं, शिक्षक बार बार छुट्टी पर जाते हैं, तो शिक्षक भी छुट्टी कम लेता है जब उसे अति आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे ही पता होता है कि मैंने इस सेवा को स्वीकार किया है तो मेरा दायित्व है कि मुझे अपने कार्य को समय से अच्छे से करके देना है, तो वो भी छुट्टी नहीं लेता। इमरजेंसी में जो छुट्टी लेनी पड़ती है तो वो लेता है, तो उसके रिकॉर्ड को भी विद एप्लीकेशन हमें देना होता है। विदाउट एप्लीकेशन छुट्टी मान्य करना एक अपराध मैं कहूंगी, क्योंकि इससे अपराध शब्द मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि यदि एप्लीकेशन आपने नहीं दी और आप छुट्टी पर हैं, तो उसमें बाई चांस कोई घटना घटी बाहर, तो हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी कह सकता है कोई। सेकंड थिंग, दूसरी चीज ये है कि यदि आपने एप्लीकेशन दी है, छुट्टी अप्रूव कराई है, तो संस्था को पता है कि मेरा ये टीचर आज नहीं आने वाला है, तो उसकी व्यवस्था वो समय से पूर्व कर लेता है। उसे अरेंजमेंट लगाना होता है तो उसमें लगा लेता है। सेकंड थिंग, अभी छिंदवाड़ा में एक हमने फॉर्म बनाया है छुट्टी एप्लीकेशन का, उसमें एक बहुत अच्छी चीज डाल दी है कि जिसको छुट्टी पर जाना है पहले वो फॉर्म भरेगा और फॉर्म भरने के बाद प्रिंसिपल से अप्रूवल होने के बाद में फिर वो जिस विभाग में कार्य करता है, मान लो स्कूल में, ऑफिस में भी उसकी प्रिंसिपल के माध्यम से ऑफिस में तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए एग्जाम करने, एग्जाम विभाग को नहीं पता है कि मेरा टीचर नहीं आने वाला है, पर उसने उसकी ड्यूटी लगा दी है, तो ड्यूटी एक दिन पहले लग जाती है तो उसको फिर सुबह सुबह चेंज करनी पड़ेगी, समय मर्यादा कार्य की होती है, तो उस समय फिर सारी व्यवस्थाओं को बदलने में समय लगता है। यदि पहले से एग्जामिंग जज को पता है कि मेरा टीचर नहीं आने वाला, तो उसकी वो ड्यूटी नहीं लगाएगा। सेकंड थिंग, उसकी कहीं अदर ड्यूटीज भी लगी हुई है, किसी ग्राउंड में ड्यूटी होती है, किसी की रिसेस में ड्यूटी होती है, किसी की ट्रांसपोर्ट में ड्यूटी होती है, अलग अलग सबकी ड्यूटीज लगी होती हैं,
किसी के असेंबली में ड्यूटी होती है, तो पूर्व सूचना होने से उस व्यवस्था को पूर्व आयोजित किया जा सकता है। वो शिक्षक भी अपने पूरे आयोजन के साथ में अपनी बात को रख सकता है कि मैं अपने दायित्व को इसी तरह से इन शिक्षकों के माध्यम से पूरा करना चाहता हूँ, या ऑफिशियल आधार पर भी उसको हम समय से पूरा कर सकते हैं। तो इन कई समस्याओं से हम बच जाते हैं जो एट मोमेंट हमें करने में समय लगता है, और कई बार क्लास के पीरियड भी खाली चले जाते हैं, तो ये चीजें से हम बच जाते हैं। तो ये फॉर्म भरकर और सबकी जानकारी में जब होता है तो हमें कोई काम में असुविधा नहीं होती, हमारा कार्य सुविधा अनुसार उसी तरह से चलता रहता है। अब मान लीजिए कि हमने ये नियम बनाया कि 1 महीने में हमें 3 CL देनी है, कैजुअल लीव 3 देनी है, 3 से ज्यादा नहीं देनी है, क्योंकि ज्यादा होंगे तो बच्चे का सिलेबस बिगड़ता है, बच्चे की पढ़ाई जाती है। तो उस आधार पर 3 का हमने लिया, 3 के से ज्यादा यदि वो लेता है तो हम फिर उसकी LWP अर्थात लीव विदाउट पे हम उसकी लगाते हैं कि उसकी उसे पेमेंट नहीं मिलेगी। यदि उस शिक्षक ने 6 महीने तक कोई छुट्टी नहीं ली है, उसे कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उसके 8 महीने बीत गए, उससे छुट्टी नहीं ली है, आवश्यकता ही नहीं पड़ी उसको, और अचानक उसके घर में कोई कार्यक्रम आ गया या उसके घर में कोई तकलीफ आ गई, ऐसी स्थिति में जो उसने छुट्टी ली है, तो 1 महीने में 3 का जो आपका नियम है, आपस में चर्चा करके प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और टीचर से आपस में चर्चा करके उसकी छुट्टी को सैंक्शन किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास है ना। यदि आप उसको साल की 12 छुट्टी देते हैं तो उसकी 1 महीने की 1 है, 13 है, तो उसकी 1 महीने की 1 से ज्यादा है। यदि कहीं 15 का भी प्रावधान है तो 15, तो उसकी 1 महीने की 1.25 छुट्टी के आधार पर मिलता है उसको। तो जैसे भी स्थिति में तो उसके पास उसकी छुट्टी का बैलेंस है ना, तो हम आप उसकी काल स्थिति और व्यक्ति को देख करके हम उसका निर्णय ले सकते हैं। और इसमें भी है कि यदि शिक्षक सैटरडे को आया है, संडे को उसने, संडे तो छुट्टी है ही है, और मंडे को वो आया है या नहीं आया है, तो मंडे उसकी CL लगेगी। यदि वो शिक्षक सैटरडे और मंडे दोनों दिन नहीं है तो संडे भी उसका छुट्टी में गिनना जाता है। इसका भी ध्यान रखना होता है। तो कोशिश ये होती है कि लास्ट वर्किंग डे या फर्स्ट वर्किंग डे पर शिक्षक की उपस्थिति रहे, जिससे उसको भी उसकी छुट्टियों का लाभ मिल सके। ये हो गया हमारा शिक्षक की छुट्टी और हमारे अटेंडेंस रजिस्टर का ब्यौरा। इसमें भी ऐसा है कि लास्ट कॉलम होते हैं कि इस मंथ शिक्षक ने कितनी CL ली, कितनी CL शिक्षक ने ली और कितनी उसकी बैलेंस बची हैं। तो टोटल में इसका माइनस करके पिछले महीने की कितनी बैलेंस बची थी, इस महीने उसने कितनी ली, अब टोटल अब उसकी कितनी छुट्टियां बैलेंस बची हैं, ये उसके रिकॉर्ड में आना चाहिए। तो ये चीजों का भी हमें ध्यान रखना होता है। और इसमें भी हमें निकालना होता है कि हमारे शिक्षक टोटल कितने प्रेजेंट हुए, कितने प्रतिशत हमारे टीचर प्रेजेंट रहे, ये भी हम इसका भी ब्यौरा निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि रजिस्टर बनाते समय कोई भी रजिस्टर हम बनाएं, चाहे वो विद्यार्थी अटेंडेंस रजिस्टर हो, चाहे वो ऑफिस अटेंडेंस टीचर अटेंडेंस रजिस्टर हो, या हमारा जावक आवक रजिस्टर हो, कोई भी रजिस्टर हो, चाहे हमारी वो दैनंदिनी हो, बच्चों की अटेंडेंस डेली लगती है वो हो, चाहे हमारी प्रॉक्सी बुक अटेंडेंस या आपकी अरेंजमेंट बुक हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हो, उसका पेज नंबर उस पर लिखना आवश्यक है। पहले नंबर पेज से डालकर आखिरी पेज तक लिखना है, और लास्ट में उस पर मैनेज करना है कि इस रजिस्टर में इस पेज से लेकर इस यहाँ कुल इतने पेज हैं, और नीचे प्राचार्य की साइन, ताकि कोई भी पेज, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कारण से कोई पेज निकाल लेता है, फिर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता। तो हमेशा कोई भी रजिस्टर बनता है व्यवस्थागत, तो उस पर पेज नंबर हो और प्रमाणित किया जाए लास्ट में कि ये रजिस्टर में इतने पेज हैं, और ये प्रमाणित किया जाता है। बिना प्रमाणित किए रजिस्टर का उपयोगी नहीं सिद्ध होता है, कभी भी उसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। ऐसे आप स्कॉलर रजिस्टर बनाते हैं तो स्कॉलर रजिस्टर में भी पेज नंबर होना चाहिए, और लास्ट में उसको प्रमाणित किया होना चाहिए कि रजिस्टर प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर में इतने पेज हैं, तो उससे उसकी प्रमाणिकता बनी रहती है। जब स्कॉलर रजिस्टर लिखते हैं तो स्कॉलर रजिस्टर को बड़ी सावधानी से उसके एक एक बिंदुओं को पढ़ते हुए
उसको भरा जाए ताकि कोई भी तकलीफ ना हो क्लर्क और ऑफिस विभाग मिलकर के। इसके बाद ये हमारा हो गया शिक्षक रिकॉर्ड। शिक्षक रिकॉर्ड के बाद हम आते हैं ऑफिस रिकॉर्ड पर। ये लगभग सब चीजें ऑफिस रिकॉर्ड की ही हैं, फिर भी हम इसके शिक्षक रिकॉर्ड में कुछ और भी मैं लेना चाहूंगी। जैसे शिक्षक की डायरी, शिक्षक की जो डायरी होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। इसके अंदर शिक्षक को आपने क्लास दिया, कौन सी क्लास दी, कौन सा सब्जेक्ट दिया, और वो सब्जेक्ट में उसको किन किन तथ्यों को लेकर के अपना सिलेबस डिजाइन करना है और कितने पीरियड में उसको अपना कार्य पूरा करना है, उसका पाठ्यक्रम किस माह तक पूरा होना चाहिए, किस माह में वो कितने चैप्टर लेगा, किस किस टॉपिक को लेगा और किस किस पद्धति से लेगा, किस किस एक्टिविटी से लेगा, किस किस रेफरेंस बुक का वो माध्यम लेगा कि उस विषय में उसकी पकड़ किस तरह से बच्चों तक डिलीवर करने में अच्छी बनेगी, वो चीजों का पूरा विवरण उसका सिलेबस ब्रेकअप के अंतर्गत आ जाना चाहिए। जब तक सिलेबस ब्रेकअप नहीं होगा विद्यार्थी क्लास में जाकर कुछ नहीं कर सकता, शिक्षक क्लास में जाकर कुछ नहीं कर सकता। पहले शिक्षक का पहला दायित्व है कि उसे जो जो क्लासें दी गई हैं अपनी बुक्स उठाए और सिलेबस ब्रेकअप पहले क्लास में जाने से पहले ही हो जाना चाहिए। अब यहाँ छिंदवाड़ा में भी है, तो मान लीजिए कि 1 अप्रैल से क्लास शुरू हुई थी, सभी लोग करते होंगे, आप लोग, मैं जानती हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सभी कुछ सब कुछ करते होंगे, लेकिन बस मैं रिपीट करती जा रही हूँ, कहीं कुछ छूट रहा हो तो करना शुरू कर देंगे, यदि हो रहा है तो अति उत्तम है। शिक्षक जब क्लास में जाता है तो उसके पहले उसका एक ट्रेनिंग सेशन हर गुरुकुल को रखना चाहिए। आपका स्कूल 1 अप्रैल को खुलने वाला है या 15 जून को जब भी खुलने वाला है, उसके पहले शिक्षक ट्रेनिंग अति आवश्यक है। उस ट्रेनिंग के अंतर्गत शिक्षक को अपनी क्लास में जाने से पहले किन किन चीजों में परिपक्व होना है, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। शिक्षक अपने आप में हर चीज में पूरी समझ को लेकर के विद्यार्थी के सामने जा रहा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड का भी उसके नॉलेज है, अपने शिक्षण कार्य का भी उसको नॉलेज है, शिक्षक के उसके विषय की भी उसके पास पारंगतता है, कब कब कैसा कैसा किस वे में कराना है। हमारी उस संस्था के आधार पर जब तक वो उससे पूर्ण परिचित नहीं होगा तब तक क्लास में जाकर वो अपने हिसाब से कार्य करेगा तो आप जैसा गुरुकुल का रिजल्ट देना चाहते कभी भी नहीं दे पाएंगे। आपके सभी शिक्षक एक ही तरह से एक ही पद्धति से स्कूल के मुख्य व्यक्तियों के मार्गदर्शन के आधार पर, चाहे वो एकेडमिक इंचार्ज हो, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, या एग्जामिनेशन का है तो एग्जामिनेशन इंचार्ज है, शिफ्ट है तो शिफ्ट इंचार्ज के माध्यम से सबके साथ एक कॉमन मीटिंग में आपसी चर्चाओं के माध्यम से जो जो चीजें तय की जाती हैं उन सबकी पूर्ण जानकारी जब तक उस ट्रेनिंग के माध्यम से सभी शिक्षकों तक नहीं पहुंचती तब तक कार्य की एक सूत्रता कभी तैयार हो नहीं पाती। तो अपने संस्थान में कार्य की एक सूत्रता के लिए शिक्षक को क्लास में जाने से पहले पूर्ण ट्रेंड होना आवश्यक है। इसके लिए पुराने कार्यकर्ता सुलझे हुए जब चर्चा करके उन तक अपनी डिलीवरी देते हैं विषय की तो कार्य बहुत सुंदर ढंग से होता है। तो क्लास में जाने से पहले विद्यार्थी की जो होमवर्क डायरी होती है वो कैसे भरी जाए, विद्यार्थी की होमवर्क डायरी में संस्था के अंतर्गत जो नियम दिए गए हैं वो शिक्षक को अवश्य पढ़ने चाहिए। यदि वो पढ़ता है तो ही वो अच्छे से उस डायरी को विद्यार्थी से करा सकता है। अपने गुरुकुलों की डायरियां जो बापूजी ने बनवाई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बापूजी के संदेश के साथ में बहुत उत्तम शिक्षण पद्धति को लिए हुए हैं, जिससे गुरुकुलों का विजन और मिशन जो कल की हमारी चर्चा में आया था पूर्ण रूप से उसमें परिलक्षित होता है। उस आधार पर हम चलते हैं तो पूर्ण सक्षम होते हैं। अहमदाबाद गुरुकुल की डायरी में बापूजी ने 20 सूत्री कार्यक्रम भी डलवाए हुए हैं। एक एक चीज बापूजी के से पास हुई है। तो सभी लोग, छिंदवाड़ा की डायरी बहुत अच्छी है, तो यदि अहमदाबाद में डायरी देते हैं तो उसमें बहुत कुछ बापूजी ने डलवाया हुआ है और बापूजी से पास की हुई डायरी है, तो उसका भी सभी लोग अवलोकन करें और उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो अवश्य लें। छिंदवाड़ा में भी कई बहुत अच्छी चीजें हैं, उसको भी लिया जा सकता है। तो हर चीज हम उस नियमों से चलते हैं
तो हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से लेकर कर सकते हैं। उसके बाद जब डायरी, विद्यार्थी डायरी हो गई, फिर टीचर डायरी में सिलेबस ब्रेकअप कितना है, कि कब कब कैसा होना चाहिए, कितने क्लास, कितने पीरियड में कौन सा चैप्टर पूरा होगा, इस पर चर्चा, किन किन टूल्स को लेकर के काम करना है, उस पर चर्चा करके पहले यहाँ मीटिंग हो जाती है। उसके बाद से सब्जेक्ट वाइज ग्रुप मीटिंग में सब लोग आपस में चर्चा करते हैं कि 5th क्लास का टीचर है तो उस मैथ में उसको इतना, बच्चे को इतना आना ही चाहिए, तो उसके लिए प्राइमरी वाले शिक्षक से चर्चा करते हैं। 8th क्लास का शिक्षक है, 6th का शिक्षक है, तो वो 5th वालों से चर्चा करता है कि 6th क्लास में आने से पहले ये चीजें आपके विद्यार्थियों को आनी चाहिए ताकि इस क्लास में आके तकलीफ ना आए। 10th क्लास का, 9th का शिक्षक और 8th तक इतना मैथ में या हर सब्जेक्ट में इतना, जब आपसी ग्रुप में शिक्षक की चर्चा होती है तो कार्य करने में बड़ी आसानी हो जाती है। एक विजन मिलता है कि मेरे बच्चे को यहाँ तक आना ही चाहिए। तो फिर टीचिंग में एक क्लास दूसरी क्लास को जब बच्चे को सौंपती है तो टीचर के साथ में बच्चा भी रिच होकर के वहां तक पहुंचता है, तो हमें अपना रिजल्ट देने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा और भी एक एग्जाम कब लेना है, कैसे लेना है, किस पैटर्न से लेना है, ये सारी चीजें जब आ जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो फिर शिक्षक अपने क्लास में जब जाता है तो एक दृष्टि से, एक विजन से जब कार्य होता है तो रिजल्ट अपने आप बच्चों के बहुत अच्छे आते हैं। तो टीचर की डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर अपनी डायरी में सिलेबस ब्रेकअप करने के बाद में डेली डायरी जब भरता है तो वो डेली डायरी में लिखता है कि आज मुझे इस टॉपिक में, इस विषय के इस टॉपिक में मुझे ये पढ़ाना है और ये इतने दिन में मेरा पूरा होगा, 3 दिन ये चलेगा, उसमें ये चीज होगा। तो जब प्रिंसिपल राउंड पर जाते हैं, उसकी डायरी को लेते हैं तो उसमें देखते हैं ये टीचर जो इसमें लिखा हुआ है पूरा कर रहा है या नहीं, तो एक चेकिंग भी उससे हो जाती है। इसके साथ साथ में प्रिंसिपल की ऑब्जर्वेशन भी चलती है, एकेडमिक इंचार्ज की ऑब्जर्वेशन भी चलती है। राउंड पर जाते हैं तो डायरी को देखते हैं, सिलेबस ब्रेकअप उसका देखते हैं, उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट की डिलीवरी देखी जाती है। तो वो सारी चीजें प्रिंसिपल की ऑब्जर्वेशन डायरी में आ जाती हैं। तो टीचर डायरी, प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन डायरी, और इसके साथ साथ हमारा सब्जेक्ट कैसा है इस पर पूरा मूल्यांकन होने के बाद फिर कुछ कमी पेशी लगती है तो टीचर को ऑफिस में बुला करके उससे बातचीत करके उसको ये नहीं कहना होता है कि आपने गलत पढ़ाया, आपने ये किया, आप बुरा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। हमने इंटरव्यू लेके उसको रखा है ना, यदि कोई कमी दिख रही है तो उसको बुला करके प्रेम से उसको अप करने के उद्देश्य उसे समझाया जा सकता है और उससे काम लिया जा सकता है। तो शिक्षक से काम लेना हमारी जिम्मेदारी होती है, उसको संभालना, लेके चलना यह एक विद्यालय की ही जिम्मेदारी होती है। हर तरह से शिक्षक हमारा है, हम और वो दोनों मिलकर के एक इस कार्य को करेंगे। इसके बाद एक होता है ACR बनाना। ACR बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे इंचार्जेस हैं, प्राइमरी इंचार्जेस हैं, तो प्राइमरी इंचार्जेस को हम ड्यूटी देते हैं कि आपके अंडर में इतने टीचर हैं, उनसे काम अच्छे से आपको लेना है। उनका जो प्लस हुआ उस प्लस को आपने एक रजिस्टर बना लीजिए कि इस टीचर ने ये काम किया, बहुत अच्छे ढंग से किया, वेरी गुड, जो भी आप रिकमेंड देना चाहें। उसके बाद कोई काम में उसकी कमी रह गई, समझाइए, फिर भी नहीं फिर मार्क कीजिए, इस कार्य को इतने बार से दिया गया, बार बार उसकी ये गलती पाई गई, उसको आप उसमें नोट कर लीजिए। उसके अच्छे कार्यों का भी उसमें विवरण हो, उसके माइनस कार्यों का भी, समझाने के बाद का भी उसका विवरण हो। तो जब वो पूरा उसका विवरण आ जाएगा तो फिर कभी आपको उसको नोटिस देना है, उसको निकालना है, या उसको इंक्रीमेंट देना है, या उसका प्रोत्साहन बढ़ाना है, तो आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा वो आपका रजिस्टर। तो आप वो सारी चीजें उसमें डालेंगे और फिर जब लगे तो उन सब प्राचार्य के साथ में, जो आपके और मुख्य लोग हैं, उनके साथ में बैठकर इंचार्जेस उस पर चर्चा विचारणा करते हैं कि ये टीचर इतना अच्छा कार्य करता है, इसमें ये उन्नति की आवश्यकता है, उसके आधार पर उसका इंक्रीमेंट लगता है, उसका प्रमोशन होता है, उसको आगे क्लासेस दी जाती हैं, उसको अदर एक्टिविटीज भी दी जाती हैं। तो इस तरह से ACR के माध्यम से हम टीचर्स का विकास भी कर सकते हैं, उसका उत्साह भी बढ़ा सकते हैं और उसको आगे जाने में हम सहयोगी भी हो सकते हैं और उसको इम्प्रूवमेंट करने में भी हम सहयोगी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ में पहले जो मैंने बताया था मिनट्स बुक बनती है वो ट्रस्ट की बनती है और दूसरी मिनट्स बुक जो बनती है वो मैनेजमेंट की बनती है। तो प्रिंसिपल
के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में बैठकर मिनट्स बुक बनाई जाती है कि हमें कितने टीचर रखने हैं, कब रखने हैं, कोई कार्यक्रम कब करना है, किस समय करना है, या कुछ नया काम करना है, लैब में इतनी चीजें चाहिए हमें एक्स्ट्रा, लाइब्रेरी में इतनी चीजें एक्स्ट्रा चाहिए। जब चर्चा विचारणा होती है तो उसकी मिनट्स बुक लिखी जाती है कि इस साल हम विद्यालय में ये चीजें करना चाहते हैं, और फिर जब मिनट्स बुक में चीजें आ जाती हैं तो फिर वो साल भर कार्य करने में आसानी रहती है। तो ऐसी बैठक समिति की, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग प्रिंसिपल की साल में कम से कम 2-3 बार तो होनी ही चाहिए। कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद, कि जो हमने किया था वो कार्य पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि हो रहे हैं तो उस समय कुछ आवश्यकता है करने जाए, तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकर चर्चा हो जाए तो विद्यालय को उन्नत करने में हमें बहुत आसानी होती है। ये हमारे थी अभी तक के विद्यार्थी के, शिक्षक के और ऑफिस के। ऑफिस के रिकॉर्ड्स में एक है आवक जावक। आवक जावक रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर भी बनता है, इसकी फाइल भी बनती है। कोई हमारे पास लेटर आया है, हमने उस डेट वाइज उसकी एंट्री करी, एंट्री करने के बाद में फिर हमने उसको, उस लेटर को फाइल में लगाया, तो हमारा वो आवक फाइल हो गया। और किस डेट को आया है, किसने उसको रिसीव किया और किस शाखा से वो आया है, उसकी भी एंट्री उसमें हो जाती है। और फिर जब हम कोई लेटर भेजते हैं उसके उत्तर में, तो उसकी एंट्री हमारी जावक रजिस्टर में होती है, और उसमें भी हम एंट्री करते हैं कि हमने उसको पोस्ट से भेजा, बाई हैंड भेजा, किस तरह से हमने उसको भेजा, वो कहाँ का प्रमाण पत्र था, कैसा था, जो भी चीजें पूरा ऑन रिकॉर्ड आता है। और वो रिकॉर्ड में लेने के बाद में फिर हमारी फाइलिंग में रहता, आया हुआ भी एक, आए हुए रिकॉर्ड पत्र की भी एक कॉपी फाइल में रहेगी, और गए हुए जो हमने भेजा है उसकी भी एक कॉपी फाइल रहेगी। तो कभी कोई चीज आती है गवर्नमेंट से कि ये चीज हमने दिया था, ये नहीं हुआ अभी तक, तो हमें रिकॉर्ड नहीं देंगे, इस तारीख को हमने आपको ये पत्र भेजा है, किसी विभाग में हो। जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र के ऊपर हमारी डेट अवश्य होनी चाहिए और जावक नंबर अवश्य होना चाहिए। आने वाले लेटर पर आवक नंबर होना चाहिए, फाइल में एंट्री करते समय उसमें आवक नंबर लिखा हो, डेट लिखी हो, और जावक रजिस्टर में जावक की डेट लिखी और जावक नंबर लिखा होना चाहिए। जावक नंबर बनाने, कई लोगों में थोड़ी सी रहती, जावक नंबर कैसे बनेगा, तो जावक नंबर बनाने के लिए वो जिस विभाग का लेटर बना है उस विभाग का शॉर्ट में नेम प्लस डेट, मंथ, और दूसरी चीज है कि वो जावक में जो हम लेटर भेजना है उसका पहले वाला नंबर क्या था, उस नंबर के साथ साथ उसका नंबरिंग आगे देनी होती है। तो इस पर भी सभी लोग करते होंगे, इसमें सबको आता होगा, विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं कुछ समस्या आए तो आप बाद में फोन से भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑफिशियल रिकॉर्ड। अब हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं अब अकाउंट विभाग की तरफ। ये लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने इस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर लिया है। अच्छा, हाँ, 2 चीजें और रह गई हैं हमारी इसमें, मैं उसको भी ले लेना चाहूंगी कि हमारे हर विभाग में एक स्टॉक रजिस्टर होता है। स्टॉक रजिस्टर क्यों आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि स्टॉक रजिस्टर इसलिए आवश्यक है कि संस्था में सब चीजें लगती हैं, सामान आता है, खर्चे होते हैं। इससे पहले मैं स्टॉक रजिस्टर पहले एक और चीज पर आना चाहूंगी। इससे पहले मान लीजिए विद्यालय है, छात्रावास है, रसोई घर है, या ट्रांसपोर्ट विभाग है, कोई भी विभाग है, जनरल विभाग है, जहां जहां जो जो कार्य होते हैं वहां की पहले रिक्वायरमेंट लिस्ट आनी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए ले रही हूँ, पहले दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, मैं दोनों चीजों को साथ में लेने का प्रयास करूंगी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले मैं स्टॉक से चलती हूँ। चलिए, स्टॉक भी तभी पूरा होगा जब हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास मान लीजिए इस साल आपने बनाया, आपका प्रथम स्कूल है, या आपने आज तक बनाया ही नहीं है, या अब बनाने की सोच रहे हैं, तो आपने स्टॉक रजिस्टर लिया। स्टॉक रजिस्टर लेने के बाद में मान लीजिए आपने फर्नीचर का स्टॉक रजिस्टर लिया, फर्नीचर का आपको स्टॉक रजिस्टर बनाना है, आज तक आपने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। अब आप देखिए कि आपके पास चेयर कितनी है, टेबल कितनी है,
अलमीराज कितनी है, स्कूल में बेंचेस कितनी है, बेंचेस पर भी नंबर हो, चेयर्स पर भी नंबर हो, टेबल पर भी नंबर हो, अलमारी पर भी नंबर हो, हर एक पर सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी होगी। फिर आप कॉलम बनाइए स्टॉक रजिस्टर में, चेयर्स का कॉलम अल्फाबेटिकली बना लीजिए जैसे आपको अनुकूल पड़े कि जो जो चीजें हैं, चेयर हैं तो चेयर का एक बनाइए कॉलम 5-6 पेज जितने भी आपको रखने आपके रजिस्टर के अकॉर्डिंग, कि आपके पास अभी तक में मान लीजिए आपके स्कूल में 50 चेयर हैं, तो आपने लिखा उसमें 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल जो भी आपका सन है 2023 या 2022 जो भी है, तो आपने उसमें डेट डाली। हमेशा इसका क्या होता है, स्टॉक रजिस्टर की क्लोजिंग जो होती है वो 31 मार्च को होती है और ओपनिंग जो होती है 1 अप्रैल को होती है। लाइब्रेरी का है, किसी भी विभाग का रजिस्टर है तो क्लोजिंग 31 मार्च को और ओपनिंग 1 अप्रैल को होती है। तो मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को ओपनिंग नहीं कर पाए, आपको अभी से काम शुरू करना है तो चिंता का विषय नहीं है। आपने उसको लिया और आपने अपनी फर्नीचर टोटल चेक किया, आपने बनाया पहला कॉलम चेयर्स का, तो टोटल चेयर आपकी कितनी है, आपने आज की डेट डाली। डेट डालने के बाद में ओल्ड पूर्व वर्षों का प्राप्त स्टॉक चेयर का इतना हमारे पास आज की डेट में है, आज की डेट आप डाल दीजिए। उसके बाद फिर आपने नए खरीदा तो नए खरीदे की डेट भी आप यहाँ लिख करके इतनी चेयर हमने ली और इतनी चेयर हमारे पास और आई, उसकी टोटल कीमत इतनी है। कीमत भी साथ में रहती है तो अच्छा रहता है, अगर नहीं है कीमत तो विषय नहीं, अगर है तो कीमत होनी चाहिए। इसके बाद में ये रजिस्टर आपका बन गया। फिर कोई टूट फूट होती है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस होती है तो उसका भी पूर्णतः इस पर विवरण आना चाहिए। ऐसे ही बेंचेज हैं, साल भर क्लास में बेंचेस होती हैं, वो बेंचेस कितनी हमारी हैं, साल में टूटी कितनी, रिपेयर कितनी हुई, तो इससे पता चलता है कि हमारे क्लासरूम में किस क्लास से, कौन से क्लास से बेंचेस ज्यादा टूट रही है, रिपेयरिंग ज्यादा मांग रही है, मेंटेनेंस ज्यादा मांग रही है, उसका भी हमें विवरण पता चलता है। तो ये चीजों का भी हम उसमें एंट्री साथ साथ करते रहे। टेबल्स का कॉलम अलग बनाए, टेबल्स कितनी हमारे पास है वो उसमें लिख दें। फिर जब आपके पास 31 मार्च आए तो उसके 2-3 दिन पहले से आप एक बार पूरा फिर से सर्वे करा करके 31 मार्च को हमारे पास इतना सामान अवेलेबल है और इतना हमारा टूटा फूटा, उसकी भी टोटल एंट्री हो। और 1 अप्रैल को फिर से ये हम एंट्री करें कि 50 कुर्सियां थी, 50 में से 55 कुर्सियां, तो 1 अप्रैल को प्राप्त कुर्सियां कितनी थी, हमारे पास 55 थी और उसकी पहले की कीमत इतनी थी और अभी की टोटल कीमत इतनी, टोटल हमारे पास इतने मूल्य की कुर्सियां हमारे पास अभी हैं। अब इसमें ये चीज मैंने दी, बताइए आपको इसके साथ में चीज और बताना चाहूंगी जो मैं आपको रिक्वायरमेंट लिस्ट के लिए कहना चाह रही थी। तो कोई भी परचेजिंग हो, उस परचेजिंग को करने के लिए पहले रिक्वायरमेंट लिस्ट विभागवार आएगी और विभाग वाइज लिस्ट आने के बाद मैनेजमेंट के पास विभाग वाइज लिस्ट आएगी। फिर उसमें देखा जाए कि क्या क्या चीजें इस वर्ष देने के लिए जरूरी हैं, क्या क्या को नहीं लिया जा सकता है, किन से काम चल सकता है। तो उस पर चर्चा विचारणा के बाद फिर आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी उसके लिए अपनी संस्था में या सभी संस्थान कोई भी चीज खरीदते हैं तो खरीदने से पहले 4 जगह से उसके रेट मंगाने होते हैं कि किस जगह पर कौन सी चीज किस रेट में हमको मिल रही है, और वो रेट तुलनात्मक विवेचन करने के बाद हमें वो चीज मंगानी होती है। एकदम गए लानी है, गए बाजार से उठा करके लेके आए, ऐसा नहीं। बापूजी ने हमें कर कसर से जीना सिखाया है और सुंदर तरीके से जीना सिखाया है, उस आधार पर हमें अपनी परचेजिंग करनी होती है। यदि 4 दिन वो थोड़ा लेट हो रही है तो हम उसको संभाल लें, लेकिन खरीदते समय ये ध्यान रखें कि हम कहीं बापूजी के सिद्धांतों के आधार पर गलत खर्चे में तो नहीं उतर रहे हैं कि हमें उसका जायजा भरना पड़े। 4 जगह से उसके रेट लेने के बाद में चर्चा करें जो मार्केट विभाग वाला है कि कहाँ कहाँ से चीजें अच्छी मिल सकती हैं, उस आधार पर उसको लिया जाए। अच्छी, टिकाऊ, मजबूत, सुंदर चीज हो, लेकिन रेट हमारे जो उचित होने चाहिए वही हो। थोक में न लेकर के परचूरण में न लेकर के थोक में मार्केट से उठाएं, ताकि 2 चीजें, क्योंकि हमारे पास जो चीजें आएंगी वो लॉट में आती हैं, एक एक चीज नहीं खरीदनी होती। एक आदि कभी खरीदनी पड़े तो मार्केट से ले जा सकती है, लेकिन अधिक कोई चीज ऐसी लेनी है तो हम जब तक 4 जगह से उसके रेट ना मंगा लें तब तक हम उस ऑर्डर को
नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट में भी नियम है कि टेंडर कोई चीज के बड़े कण मंगाए जाते हैं फिर फाइनल होता है, टेंडर का विषय नहीं है हमारा, लेकिन 4 जगह से रेट पूछ करके ही हमें कोई भी चीज को खरीदनी होती है। और खरीदने के बाद जब वो सामान आता है, सामान आएगा जिस विभाग का मार्केट विभाग वाला सामान लेकर के आया है, वो सामान आया, मैनेजमेंट और विभाग जहाँ से चीजें, जिस विभाग को चीजें चाहिए उनसे चर्चा विचारणा करके मार्केटिंग वाला भी उस विभाग से भी चर्चा करता है कि मार्केट में ये चीज मिल रही है, इस तरह की मिल रही है, ये चीज हम ला रहे हैं, चलेगा। तो उस हिसाब से दोनों चीज समझौता करके, संचालक से चर्चा करके, मैनेजमेंट से चर्चा करके फिर उस चीज को जब लाते हैं तो लाने के बाद में उस पर खरीदने वाले के बिल पर खरीदने वाले के हस्ताक्षर और जिस विभाग ने उसको रिसीव किया है उसके मुख्य व्यक्ति के हस्ताक्षर हो जाए और वो सामान डेड स्टॉक रजिस्टर में चढ़ जाए। ये हमें सावधानी रखनी है। विभाग इंचार्ज के साइन होने के बाद ही डायरेक्टर या संचालक जो भी हैं वो उस पर साइन करेंगे। उनको पता चल जाएगा कि जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी वो रिक्वायरमेंट मैंने फुलफिल अपने विभाग की कर दी है, उसने उस चीज को ले लिया है और उसके बाद वो जो बिल है वो बिल अकाउंट विभाग के पास जाएगा, तभी वो बिल मान्य माना जाएगा। जब तक मार्केटिंग वाले के, विभाग इंचार्ज के और संचालक के उस पर साइन नहीं होंगे तब तक वो बिल अकाउंट वाले मान्य नहीं कर सकते। यदि वो करते हैं तो उसके जिम्मेदार फिर अकाउंट वाले ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो ये चीजें सिस्टम से सावधानी करके लेनी होती हैं, चाहे वो रसोई हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हर विभाग में इस सिस्टम को फॉलो करना अनिवार्य है। नहीं तो कौन लाया, कहाँ गया, पैसा किसने खर्च किया, कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं और ये इसका पूरा जिम्मेदार इस अवस्था का फिर संचालक ही मान्य होता है, दूसरा कोई नहीं। तो हर विभाग के डेड स्टॉक को भी चेक करने की आवश्यकता होती है। प्राचार्य के अंदर में जो डेड स्टॉक है उस पर विभाग वालों के भी साइन और प्राचार्य के भी साइन, दोनों के साइन डेड स्टॉक रजिस्टर पर होने चाहिए। और डेड स्टॉक रजिस्टर किन किन विभागों के बन सकते हैं, जैसे आपका म्यूजिक विभाग है, लाइब्रेरी है, लैब्स है, कंप्यूटर लैब है और स्पोर्ट्स है, कार्यालय है, इसके अलावा स्वच्छता विभाग है, रसोई है, मतलब जो जो विभाग है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिक का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसका भी अलग से मेंटेन कीजिए कि कितने जितने हमारे पास कैसियो है या जो भी चीजें हैं, प्रिंटर है, आपके पास जो जो चीजें आपको दिखती हैं वो हर चीजें उसके आधार पर बैठ करके आप उसका पूरा विवरण बनाइए, उसको अलग अलग वेरीफाई कीजिए, अलग अलग उसको विभाग वाइज कीजिए, उसका रिकॉर्ड बनाइए। यदि आप रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, कितना सामान कब आया था, कब आया, कहाँ नुकसान हुआ, आपको कुछ पता नहीं चलेगा और फिर आप बहुत बड़े परेशानी के घेरे में घिर सकते हैं। कोई चीज बार बार आएगी, बार बार जाएगी और नुकसान संस्था का होगा, जो बापूजी कभी भी नहीं स्वीकारते और आपकी आत्मा भी इस चीज को नहीं स्वीकारेगी। ये चीज का हमें बड़ी सावधानी से ध्यान देना है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा है गेट पास। अब ये सोचेंगे कि स्कूल में गेट पास की क्या आवश्यकता है। कोई बच्चा बीमार होता है, स्कूल में आ गया लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या बच्चे को कोई चोट लग गई, कोई भी कारण हो सकता है, या घर से कोई उसको लेने के लिए घर में कोई प्रॉब्लम आई है या घर में कोई फंक्शन आ गया है, हाफ डे बच्चा आया है, तो जब बच्चा आपके पेरेंट्स आपके पास एप्लीकेशन लेकर के आ रहा है या बच्चा कभी अस्वस्थ हो गया है आपके पास आया है, तो घर जाने से पहले ऑफिस से एक गेट पास दिया जाता है कि ये बच्चा परमिशन से गेट के बाहर जा रहा है, नहीं तो गेट वाले का दायित्व है कि उसको बाहर नहीं जाने दे। तो जब तक प्रिंसिपल के साइन से या जिसको भी उसका दायित्व सौंपा गया हो, जिम्मेदारी सौंपी गई हो, उसके साइन से गेट पास लेकर के विद्यार्थी नहीं जाएगा, तब तक उसे गेट से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये गेट वालों को भी सूचित करना आवश्यक है। और स्कूल से जब बच्चा जाए, पेरेंट्स भी बिना गेट पास के वहां से बच्चे को लेकर के ना जाए, ये भी हमारा दायित्व है। गेट पास लेके जाएगा तो हम उसके जिम्मेदार हैं कि बच्चा हमसे परमिशन लेकर के गया है, और यदि गेट पास के बिना जाता है तो इसमें जिम्मेदारी न होने से
कभी भी हम किसी भी दुर्घटना के घेरे में आ सकते हैं।